हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का लेक्चर नंबर 3। ये पार्ट 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे गांधी युग। इससे पहले हमने वायसराय, गवर्नर जनरल और 1857 का विद्रोह और कांग्रेस अधिवेशन, ये सब टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत यानी कि गांधी जी का युग, पार्ट नंबर 3। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ शुरू करते हैं। गांधी युग। सबसे पहले 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटकर आते हैं और ये अफ्रीका में 21 साल तक रहते हैं। वहाँ पर काले गोरे के भेद को ख़त्म कर कर आते हैं वहाँ से। और यहाँ पर आते हैं तो देख, यहाँ पर विश्व युद्ध शुरू हो गया होता है, यानी कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया होता है। और यहाँ आते ही यह भारतीयों को युद्ध में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं। इसीलिए इनको लोग क्या कहते हैं, महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहते हैं। और गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। और 1917 में गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ होते हैं। गांधी जी 3 आंदोलन करते हैं और तीनों आंदोलन इनके सफल होते हैं। और तीनों आंदोलन की वजह से ब्रिटिश सरकार दबाव में आ जाती है। इनका सबसे पहला आंदोलन कौन सा होता है फ्रेंड्स? एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनका सबसे पहला आंदोलन होता है बिहार के चंपारण जिले में। किसके लिए? नील की खेती के विरुद्ध होता है। और दूसरा आंदोलन इनका होता है गुजरात के खेड़ा जिले में। दूसरा आंदोलन इनका होता है गुजरात के खेड़ा जिले में। वो आंदोलन कौन सा होता है? वो होता है कर नहीं, यानी कि कर नहीं दो आंदोलन। और तीसरा आंदोलन इनका होता है अहमदाबाद में, मजदूरों के साथ भूख हड़ताल के लिए। और ये गांधी जी के तीनों आंदोलन सक्सेसफुल रहते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार दबाव में आ जाती है और ब्रिटिश सरकार रॉलेट एक्ट पास यानी कि पारित कर देती है। फिर 1919 में, यानी कि 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार रॉलेट एक्ट पास कर देती है। और इस रॉलेट एक्ट जब पास होता है तो इसका भारतीय विरोध करते हैं। और इसका विरोध करने पर, यानी कि अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसका विद्रोह फिर पूरे भारत में होता है। और इसका विद्रोह पूरे भारत में होने के कारण फिर जनरल डायर ने, यानी कि जब इसका पूरे का विद्रोह भारत में होता है और इसका विद्रोह जताने के लिए जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन होता है। फिर वहाँ पर जनरल डायर आ जाते हैं और जनरल डायर के द्वारा वहाँ पर गोलियाँ, अंधाधुंध गोलियाँ बरसाई जाती है, जिस गोलियों में 400 भारतीय मारे जाते हैं। और इस घटना को आधुनिक भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। और उस समय वायसराय कौन होते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय के वायसराय होते हैं जेम्स फोर्ड। फिर इसके बाद 19 अक्टूबर 1919 की डेट को ही खिलाफत आंदोलन के रूप में भी मनाया जाता है। फिर 19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन आया इस घटना की जांच करने के लिए, जलियांवाला बाग की। और इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया हंटर कमीशन बोला गया। जो जलियांवाला बाग कमीशन की यानी कि जांच करने के लिए आया था, इसे हंटर कमीशन कहा गया। फिर 1920 में 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। पर लेकिन ये आंदोलन ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है, क्योंकि ये आगे चलकर गांधी जी इसको ख़त्म कर देते हैं। क्यों ख़त्म कर देते हैं वो हम आपको बताते हैं अभी। 5 फरवरी 1922 को गोरख के ज़िले में, यानी कि गोरखपुर ज़िले में चोरा चोरी हत्याकांड के कारण वहाँ पर कुछ इंसान यानी किसान जेल में आग लगा देते हैं, जिसमें वहाँ के पुलिस कर्मचारी मारे जाते हैं। 21 या 22 पुलिस कर्मचारी के लगभग मारे जाते हैं। और गांधी जी चाहते थे कि अहिंसा ना हो, तो इसीलिए वो इस यानी कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। फिर आगे चलकर, यानी कि आगे चल के मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी एक पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी, 1923 में बनाते हैं। फिर 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कर्नाटका के बेलगांव में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार इसकी अध्यक्षता करते हैं। गांधी जी स्वराज पार्टी की मांगों का समर्थन करते हैं। स्वराज पार्टी जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने बनाई थी, उनका समर्थन करते हैं। फिर इसके बाद 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी। फिर 1927 में संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। और 3 फरवरी 1928 को संविधान भारत में आ जाता है। और इसका विरोध करते हैं भारतीय, काले झंडे दिखाते हैं और नारे लगाते हैं, साइमन कमीशन वापस जाओ। यानी कि इसका विद्रोह पूरे भारत में ही होता है। और जो इसका सबसे ज़्यादा विद्रोह करते हैं वो थे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय की ही लाठियों के प्रहार से मृत्यु हो जाती है। यानी कि किसकी मृत्यु होती है लाठियों के प्रहार से? लाला लाजपत राय। और सबसे ज़्यादा विद्रोह यही करते हैं साइमन कमीशन का, इसलिए इनकी लाठियों के प्रहार से
मृत्यु हो जाती है। फिर 1927 में बटलर कमेटी बनी थी। इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार और राज्यों के बीच के संबंध का सुधार करना। बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? सरकार और राज्यों के बीच का समझौता करना, इनके बीच के सुधार करना। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। इसकी अध्यक्षता किसने की? अंसारी और मोतीलाल नेहरू ने। जब 1928 में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगा रहे होते हैं तो ब्रिटिश सरकार वो कर देती है, यानी कि भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दे देती है और भारतीय इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर बहुत सी समितियाँ और सभाएँ होती हैं, तो जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, 7 सदस्यीय टीम बनाई और 7 सदस्यीय टीम बना के वो एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अंसारी और मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट की। फिर 1929 में कांग्रेस अधिवेशन होता है और ये अधिवेशन कहाँ पर होता है? लाहौर में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और यहीं पर पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया जाता है, यानी कि संपूर्ण स्वराज का संकल्प लिया जाता है। और इसमें 2 बातों पर खास ध्यान दिया जाता है। संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन की चर्चा की जाती है और दूसरा सविनय आज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया जाता है और इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया जाता है। फिर 1930 गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुए। 1930 में प्रथम होता है, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1932 में होता है। इन तीनों गोलमेजों सम्मेलन में 40% संविधान बनकर पूरा हो जाता है, यानी कि 40% संविधान बनकर पूरा हो जाता है। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था, यानी कि जो तीनों के 3 गोलमेज सम्मेलन इन सब में भीमराव अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था। और सविनय आज्ञा आंदोलन प्रारंभ कौन करता है? ये महात्मा गांधी जी करते हैं। इनको कहा जाता है साबरमती आश्रम से 68 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू करते हैं 6 अप्रैल 1930 को, यानी कि दांडी में जाके दांडी नमक तोड़ते हैं। और फिर 1931 में गांधी जी के बीच, यानी कि इसके पहले जो सविनय आज्ञा आंदोलन यानी कि प्रारंभ करने वाले थे, इससे पहले गांधी जी एक इरविन को प्रार्थना पत्र भेजते हैं, पर लेकिन वो इरविन इनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर देता है, मानता नहीं है। फिर इसके बाद वो 78 अनुयायियों को लेकर दांडी मार्च शुरू करते हैं साबरमती आश्रम से और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाके दांडी नमक तोड़ते हैं। और 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच फाइनली उसके बाद आगे चलकर 1931 में गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है और इस आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। फिर इसके बाद 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस को, यानी कि इसके फलस्वरूप सांसदों को सीटें निर्धारित की गई है और निर्धारित सीटों से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं होता है। यानी कि जब भारत सरकार सुधार अधिनियम आता है तो उसमें यह सांसदों की जो सीटें हैं उनको निर्धारित कर दिया जाता है, पर लेकिन उन सीटों की जो निर्धारित होती हैं उनसे मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं होता है। और 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर देते हैं। और जो ये अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर देते हैं, इसी के यानी कि इसी मांग को दबाने के लिए क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। फिर क्रिप्स मिशन भारत के जब आता है तो इस समय भारत का संविधान 60% बनकर तैयार हो गया होता है। और इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनिथिगो। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? 8 अगस्त 1942 में शुरू होता है और यह सबसे पहले कहाँ पर शुरू होता है? मुंबई और कोलकाता से प्रारंभ किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? अंग्रेज़ों को भारत से निकालना, यानी कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, इसका मेन उद्देश्य होता है। 1946 में कैबिनेट मिशन होता है और इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर 100% तैयार हो गया होता है, यानी कि पूरे का पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया होता है। इसके बाद माउंटबेटन ने अपनी योजना रखी। फिर 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग देश बना दिया। और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा खींच दी गई। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में खींच दी गई। ऐसे करके यानी कि इस प्रकार फिर कई वर्षों के गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो जाता है और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है। यानी कि भारत का संविधान कब से लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। 1920 और 1920 में, यानी कि 1919 और 1920 में अली बंधुओं ने तुर्की के खिलाफ समर्थन में अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। इस आंदोलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी जी को नियुक्त किया था। कब किया था? 1920 में अली बंधुओं ने तुर्की के खिलाफ समर्थन में अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था।
महात्मा गांधी जी के गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम था महादेव गोविंद रानडे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। और फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? ये भी महात्मा गांधी ने ही की थी। HSRA दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में शुरू होती है। HSRA दिल्ली के चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में शुरू होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। हमने लगभग पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स, आप सब अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।